वो सारे सेशन हम लोग को खत्म करने हैं आज के टॉपिक के हिसाब से, लेकिन उससे पहले सॉल्यूशन आईबीसी और वैदिक एज वाला था ना पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन याद है किसी को? ना ऐसे कैसे याद है? वही था, कायथा बेलन घाटी मेहरगढ़ को मैच करना था, है ना, वो वाला क्वेश्चन। पहले का आंसर है डी। अगर सही हो तो सही कर देना, गलत हो तो क्रॉस मार देना। पहले का आंसर है डी, दूसरे का आंसर है डी। पहले का डी, दूसरे का डी, तीसरे का है बी, बैट वाला बी। चौथे का फिर डी, डी। एक सेकंड, तीसरे का क्या लगाया? बी। एक कौन बोला? बी। तीसरे का बी था, ठीक है। चौथे का सी, तीसरे का बी, क्या हो गया? फिर से बोल दो, उसमें समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? पहले का डी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का डी, छह का सी, सात का ए, आठ का बी, नौ का डी, 10 का सी, 11 का डी, 12 का सी, 13 का बी, 14 का ए, 15 का डी, 16 का सी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का सी, 19 का सी, 20 का सी, 20 का सी। अब लिख लो टोटल अटेम्प्टेड, लिख लो टोटल अटेम्प्टेड, नीचे कॉपी में लिख लो टोटल अटेम्प्टेड, कितने अटेम्प्ट किए उसकी संख्या लिख दो। टोटल अटेम्प्टेड और करेक्ट, टोटल अटेम्प्टेड कितने हैं और करेक्ट कितने हैं, बस ये दो संख्या लिख के मुझे जल्दी से दे दो। नंबर सुनते जाओ अपने। चंचल 4 नंबर, प्रियंका मौर्य 7 नंबर, नेगेटिव नहीं है तो 20 में से 6 नंबर है मनीषा मौर्य, पलक 12 नंबर,
10 नंबर, गरिमा 9 नंबर, तेज प्रकाश 11 नंबर, साक्षी 8 नंबर, उमेश 13 नंबर, वीरपाल 9 नंबर, देवकी 10 नंबर, हंसा देवी 4 नंबर, जीवन सिंह 11 नंबर, सिमरन 5 नंबर, सानिया 3 नंबर, चरण 10 नंबर। तुम्हारा माइनस तो नहीं करना था इसका? स्वाति 7 नंबर, रवि राठौर 12 नंबर, सौम्या 11 नंबर, आशा 6 नंबर, मोहित कुमार 5 नंबर, रमन शुक्ला 5 नंबर, संदीप कुमार 13 नंबर, क्या हो गया आलोक? पार्टी देगा यार। हाँ ये तो बात हुई थी तो। मत बोलो व्हाट्सएप कर देना। कह रहे व्हाट्सएप कर देना सर। 11 नंबर, 11 है तो यशो 4 नंबर, शिवानी 5 नंबर, हाईएस्ट 13 नंबर है। एक संदीप के हाईएस्ट है, और कौन था 13 वाला? उमेश। खुशी वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, भारत की देखो चेक नहीं करी, जो आया नहीं तो उसे चेक नहीं करी मैंने, है ना? अब तुम लोग चेक करके दे देना उसे आंसर की मैंने बताया। हाँ, तुम भी अब आई हो, जल्दी चेक नहीं हो पाई तो आई। सर शांति का लेके दियो। क्रांति, भरत, रचना और शायरा। बोल दे रहा हूँ उससे। वन का डी, 2 का डी, हाँ 2 का भी डी, 3 का बी, 3 का बी, 4 का डी, सॉरी 4 का सी था, 4 का सी, 4 का सी, 5 का डी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का डी, 10 का सी, 11 का डी, 12 का सी, 13 का बी, 14 का ए, 15 का डी, 16 का सी, 17 का बी, 18 का बी, 18 का भी बी, 19 का सी, 20 का सी। सबको दे दो, अपना पास कर ले, जिसकी जो है निकालता चलेगा सब दे दो अपनी
अपनी जिसकी चाहिए होगी वो निकाल लेगा। कितने किसके? हाँ? कितने हैं? औरत के भी तेरह है पास। शायरा 11 नंबर शायरा जा रही हूँ। दोनों रंग शायरा लिखे कर देते हैं। चलिए ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए हाईएस्ट 13 नंबर है इसमें, और नेगेटिव होती तो शायद और कम हो जाते, है ना। तो आप देखो, ध्यान रखो आगे के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन इसलिए बहुत टफ नहीं बनाए मैंने। हाँ सर, ये कह रहे हैं टेस्ट को एक्सप्लेन कर देते जरा। टेस्ट एक्सप्लेन कर दें। हाँ। चलो टेस्ट एक्सप्लेन कर देंगे फिर। तो अभी ये कर ले पहले थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक भी करना है खत्म, उसके बाद टेस्ट भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। या सॉल्यूशन भेज दूं, कुछ समझना है तो देख लेना, मुझसे पूछ लेना, ये भी कर सकते हो, टाइम बचेगा फिर उसमें ये कर सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन में भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दे रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। अगर आप लोग को कुछ समझना है तो आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा मुझसे। सॉल्यूशन मैंने ग्रुप पे भेज दिया, आप लोग जाकर आराम से देख लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और आज का टेस्ट भी है, उसका भी सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देंगे अगर उसकी भी नीड पड़ेगी आपको, ठीक है। हाँ जी, चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है। इससे रिलेटेड बात करनी है, कांग्रेस के अधिवेशन से थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कोई पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भारत में जो डेवलप हुआ था, ठीक है। इससे पहले इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन, या फिर तमाम ऐसी संस्थाएं जो भारत की आज़ादी तो नहीं लेकिन भारत को राइट्स या अधिकार दिलाने के लिए लगातार तत्पर थी और कार्य कर रही थी, ठीक है। तो ऐसी संस्थाओं में एक संस्था कांग्रेस का जब जन्म हुआ, तो कांग्रेस के जन्म के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे। उन कारणों को पहले समझ लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस की स्थापना एक भारतीय नहीं, एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा की जा रही है ना। जैसा नाम आपको दिख रहा होगा, एओ ह्यूम, है ना। एओ ह्यूम क्या था? ब्रिटिश अधिकारी था, और बोल सकते हैं कि उस समय के आईसीएस से रिटायर्ड अधिकारी था, ठीक है। तो एक रिटायर्ड अधिकारी अंग्रेज होते हुए कांग्रेस की स्थापना में इतना अधिक इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इस बात को लेकर थोड़ी सी चर्चा जब होना शुरू हुई तो ये पता चला कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई तरीके के क्वेश्चन थे। कांग्रेस की स्थापना हुई इसलिए थी क्योंकि भारतीय लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाना चाहते थे जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करे और उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए तैयार है ना। तो अब कांग्रेस क्या था? कांग्रेस की स्थापना का मतलब ये था कि भारतीयों को पहली चीज तो किसी भी तरीके की काउंसिल्स वगैरह में पार्टिसिपेशन के राइट्स नहीं मिलते थे, भारतीयों को उनको एम्प्लॉयमेंट के राइट्स नहीं मिलते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा था, पीजेंट रिफॉर्म जो चला करते थे उनको बुरी तरीके से कुचल दिया जाता था। तो ऐसे तमाम कारण थे जिसकी वजह से भारतीय अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा असहाय महसूस करते थे और कोई भी उनकी मदद करने वाला ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो भारत में एक हमें राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी कि कम से कम एक ऐसी संस्था हो जो संस्था हमारे यहाँ के नॉर्मल लोगों की बातों को सुन सके, है ना। तो इन सब की नीड लगातार भारत में चल रही थी। 1857 के विद्रोह के बाद से लगातार एक बात बार बार अंग्रेजों के कानों में सुनाई देती थी और वो ये देती थी 1857 का विद्रोह फिर से हो सकता है, ठीक है। 1857 का विद्रोह फिर से हो सकता है। अब ये डर इन लोगों को लगातार था, तो इस डर से भी निकलना था।
और दूसरी तरफ भारतीयों को संतुष्ट भी करना था। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ए.ओ. ह्यूम को आगे बढ़ाया गया और इनको कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी या नेतागण जो उस समय में थे, बेसिकली ज्यादातर वकील लोग थे उस समय जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करी। तो एक समय में इसको वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन बोला करते थे। तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, ए.ओ. ह्यूम को आगे रखा गया, तो ए.ओ. ह्यूम ने ये जो तर्क दिया, वो तर्क बेसिकली ये था, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो नॉर्मल भारतीयों की आवाजों को उठा के कहां तक पहुंचाएगा, अंग्रेजों तक या फिर ब्रिटिश इंडिया के सबसे हायर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मतलब भारतीयों की आवाज लंदन तक अगर जानी है तो कैसे जाएगी, उसका एकमात्र साधन कांग्रेस की स्थापना ही हो सकता है। तो ए.ओ. ह्यूम ने कुछ ऐसे लोगों से मिले और मिलने के बाद बात करी, जैसे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे लोगों से मिले और इनके साथ मिलके कांग्रेस की स्थापना के लेके बात रखी। तो ये सब लोग तैयार हो गए, इन्हें भी लगा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो नॉर्मल भारतीयों की आवाज को सुन सके। ठीक है, फिलहाल अंग्रेज बोलते हैं ऐसा कि वो एक प्रेशर रिलीज करना चाहते थे। उन्हें ये नहीं चाहिए था कि भारतीय सीधा इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दें। तो इससे बचने के लिए हमें बीच में कुछ ना कुछ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन डलवानी ही पड़ेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर आने वाले सारे प्रेशर को वहां पे ही जाके रिलीज कर दे। ठीक है, तो एक समय में बाल गंगाधर तिलक ने और लाला लाजपत राय ने इसको लेकर क्वेश्चन मार्क उठाए कांग्रेस को लेकर। उनका कहना यह था कि कांग्रेस की स्थापना भारत के अंदर सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इसकी तरह सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि जो आपके घरों के ऊपर टैंक वगैरह लगा होता है, उसके अंदर एक वॉल्व लगा होता है जो पानी को ऊपर नहीं आने देता है, गिरने नहीं देता है बाहर, है ना। तो पानी को ऊपर ना आने देने के लिए वो वॉल्व प्रेशर की तरह काम करता है, वो कभी भी उसको रिलीज नहीं होने देगा। तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब बेसिकली यही है कि भारतीय जनता डायरेक्ट जो अंग्रेजों पे अटैक करती, अब वो अपनी डिमांड लेके पहले कांग्रेस के पास जाएगी, कांग्रेस उसे शांत कर देगी, तुम टेंशन ना लो, हम हैं यहाँ बैठे हुए, हम तुम्हारी बात कहाँ पहुंचा देंगे, सीधे लंदन में पहुंचा देंगे। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करती है कांग्रेस, ये कहना था लाला लाजपत राय का या फिर बाल गंगाधर तिलक का। इसलिए उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के जो मेन पर्सपेक्टिव है उससे अपने आप को दूर ही रखा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग भी इस बात से सहमत हो गए कि कांग्रेस की स्थापना होना कहीं ना कहीं उचित था, क्योंकि अगर उस समय में कांग्रेस की स्थापना ना होती तो शायद कांग्रेस की स्थापना ना होने की वजह से भारत के अंदर और बड़ी समस्याएं या दुविधाएं क्रिएट हो सकती थी। फिलहाल कई सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। उनमें हमारे इनिशियल लीडर्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको नाम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे तमाम लोग आपस में कनेक्ट हुए और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने की बात करी। चलिए, बात सब ठीक हो गई। 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना की गई और बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना के तहत सबसे पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने और अध्यक्ष होने के नाते उस समय कांग्रेस की स्थापना में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ 72 लोग थे। कितने? 72, सिर्फ 72 डेलीगेट्स आए थे कांग्रेस की स्थापना में पार्टिसिपेट करने। आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आज के समय में अगर एक छोटा सा क्लिनिक भी कोई व्यक्ति खोलता है तो कम से कम 100 लोग पहुंच जाते हैं इनॉग्रेशन में, होता है ना सर। कांग्रेस की स्थापना जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है उसकी स्थापना होने में सिर्फ 72 लोग पहुंचे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा डाउट था क्योंकि ए.ओ. ह्यूम इसके अंदर जुड़ा हुआ था और सबको ये डाउट था ये अंग्रेजों की कोई चाल है, हम इसका पार्ट क्यों बने, है ना। लेकिन फिर भी भारतीयों के कहीं ना कहीं सहयोग और समर्थन के बाद से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती चली गई। पहले सेशन में 72 जरूर थे, लेकिन अगले ही सेशन में 350 और उसके अगले सेशन में लाखों की संख्या कांग्रेस के सेशन के अंदर पहुंच चुकी थी। ठीक है, फिलहाल कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद हमें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो पता होनी जरूरी है वो ये पता होनी जरूरी है कि कांग्रेस के सेशंस कब कब कहाँ हुए और कांग्रेस के उन सेशंस की कुछ व्याख्याएं पता होना चाहिए जो सेशंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगे। ठीक है, जैसे 85 से लेकर 1947 तक तो बहुत सारे सेशन है ना, हम इतने सारे सेशन नहीं याद कर सकते।
और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है, हम कुछ 15-20 सेशन मैक्सिमम उठाते हैं और उन 15-20 सेशन के अंतर्गत ये देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन कौन से सेशन में भारत के अंदर हुई। तो उन इंपॉर्टेंट सेशंस की बस थोड़ा व्याख्या करनी है, उसी को देखना। वो आप वैसे मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको, बस रिवीजन के तौर पर हमें देखना है। सेफ्टी वॉल थ्योरी का मतलब फिर से बता दे रहा हूं मैं, लाला लाजपत राय ने इस थ्योरी को गढ़ा था और उनका कहने का मतलब ये था सेफ्टी वॉल थ्योरी के अंतर्गत कि अंग्रेजों ने जो ऊपर सबसे आला अधिकारी बैठे हुए हैं, अंग्रेज जो बैठे हुए हैं, जो अपना रूल भारत के ऊपर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या करे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बना के एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर दिए। सेफ्टी वॉल किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, कि अगर भारतीय जनता बीच में बैठी हुई है जो अटैक करेगी, तो वो अटैक किसके ऊपर करेगी? कांग्रेस के ऊपर जाएगी अपनी डिमांड्स लेके, वो डायरेक्ट अंग्रेजों तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि भाई लगातार 1857 के विद्रोह के बाद से डर था ना इस बात का कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, अंग्रेज लगातार डर रहे थे हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो पहले ही एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर दो कांग्रेस के नाम पे, एक संस्था क्रिएट कर दी गई, इसी को हमने सेफ्टी वॉल बोला। सिर्फ अंग्रेज अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना करवाए थे, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी थी। हालांकि ये थ्योरी बाद में सक्सेसफुली पूरी तरीके से भारत में फैली नहीं है, इसको बाद में फेल कर दिया गया। ऐसी कोई भी थ्योरी भारत के अंदर रियल नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना नहीं करवाई थी, ये सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ लॉजिक्स उस समय में लगा लिए थे। बस बाद में धीरे धीरे समझ आया कि कांग्रेस ही वो संस्था थी जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। क्योंकि जितने भी सारे, अगर कोई भी हम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, जैसे बहुत सारी डिबेट्स आज के भारत में चलती हैं, गांधी की वजह से आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली, या फिर भगत सिंह की वजह से मिली, बहुत सारी डिबेट चलती हैं। लेकिन एक चीज़ सब लोग भूल जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग कांग्रेस का ही पार्ट थे। ठीक है, अगर हम व्यक्तित्व को हटा दें, संस्था को ले लें, तो संस्था एक ही है ना। तो हमें व्यक्तित्व के ऊपर ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए, संस्था पे फोकस करना चाहिए। और वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में ज़मीन आसमान का फर्क है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। वो वाली कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है कि अगर लोग क्लेम करने आ जाए कि हमारी कांग्रेस है जिसने आज़ादी दिलाई थी, नहीं, वो कांग्रेस और इस कांग्रेस में बहुत फर्क है। ठीक है, एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन था जिसका सभी पार्ट थे उस समय। तो कहीं ना कहीं एक संस्था ये है कांग्रेस की जिसने उस समय आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई भी व्यक्ति आप उठा लीजिए जिसका आज़ादी में कहीं ना कहीं रोल हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक ले लीजिए, चाहे लाला लाजपत राय ले लीजिए। शुरुआत में ये दोनों नफरत करते हैं कांग्रेस से, बट बाद में जाके ये लोग कांग्रेस के भी पार्ट दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इवन बी.आर. अम्बेडकर हमेशा कांग्रेस से नफरत करते रहे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते रहे, बट उसके बाद में भी कांग्रेस से बहुत अधिक सहयोग और उनकी तरफ से कांग्रेस को सहयोग कई जगह पे दिखा। मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लोगे, जिन्ना एक समय में कांग्रेस का ही सबसे बड़ा कह सकते हो कि एक सदस्य के तौर पर कार्य करता, वो तो मुस्लिम लीग होने के बाद में अलग हो गया, हट गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग कांग्रेस से ही बने। जितने भी लीडर्स भारत में आज़ादी के समय पैदा हुए वो कोई नए थोड़ी थे, सब यहीं से आए, सब कांग्रेस से ही निकले और कांग्रेस में ही जाके उन्होंने पॉपुलैरिटी पाई थी। तो ये सारे लोग हैं, इनके बारे में बात करना है। कांग्रेस का बेसिकली देखिए, हम लोग अगर चरणों में विभाजन करें तो बेसिकली 3 चरण होते हैं। ठीक है, 3 चरणों की बात करेंगे हम लोग। तो पहला चरण नरमपंथी चरण है, 85 से लेकर 1904 तक का कहलाता है। ठीक है, 1905 से हम थोड़ा बदल देते हैं क्योंकि 5 में बंगाल विभाजन, उसके बाद में विभाजन के बाद में फिर सूरत स्प्लिट और ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है, तो इससे बदल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम पहला दौर नरमपंथी चरण का कहते हैं और 85 से लेकर 1904 तक का समय काल है। फिर 1905 से शुरू होता है और वो लगभग जाता है 1916 या 17 तक। ठीक है, अप्रोक्स वो डेट ले लेंगे और उस डेट का मतलब ये है कि वो भारत के जो कांग्रेस के लोग हैं वो गर्मपंथी दल के नेता है। गर्मपंथी दल के नेता का मतलब, उनका मतलब है भारत को सेल्फ रूल या स्वराज दिलाना। इन लोगों का पर्पस भारत को सेल्फ रूल स्वराज दिलाना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये लोग उस समय के हिसाब से चीजों को, भारतीय लोगों को सिर्फ अधिकार या उनके अधिकार लेने के लिए कार्य कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो इनके भी ऑब्जेक्टिव्स या चीजें देख लेंगे हम लोग। इसमें यहाँ से शुरुआत होगी बेसिकली
बॉम्बे के सेशन से 1885 गुरु तेग बहादुर विश्व संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पे पहला सेशन हुआ, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? बॉम्बे के अंदर 1885 में। अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ठीक है, जिसमें से 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, मैं बता रहा था आपको, सिर्फ 72 लोग आए थे इसके अंदर। और कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों की रूपरेखा सिर्फ इसके अंदर तैयार की है। आगे चल के कांग्रेस किन किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगी, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ लिखा गया था। यहाँ बिल्कुल भी ये बात नहीं लिखी गई थी भारत को आज़ादी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। और इस समय तक भारत आज़ाद भी नहीं होना चाहता था, क्योंकि भारत को मीनिंग नहीं पता था आज़ादी का मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें बाद में शुरू हुई, जब बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, गांधी जी भारत आए, तब पता चला कि सेल्फ रूल भी लेना है, ठीक है, तब ये चीज़ें शुरू हुई। फिलहाल अभी इन लोगों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंसेस में या फिर इंपीरियल काउंसिल में भारतीय सदस्यता को बढ़ाना चाहते थे। ये रोजगार में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिलाना चाहते थे। एग्रीकल्चर या जमींदारी रेगुलेशन सिस्टम में भारतीयों को अधिकार दिलाना, मजदूरी संघों, जितने भी मजदूर भारत के अंदर कार्यरत हैं उनको अधिकार दिलाना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कांग्रेस ने अपने डिसाइड किए। पहला सेशन कांग्रेस का। 1886 का दूसरा सेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने 1886 में कमान संभाली। सबसे सीनियर प्लेयर थे कांग्रेस के, इनको जाना जाता था, और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना से लेके जब तक ये जीवित रहे कांग्रेस के अंतर्गत इन्होंने बहुत ही संयम के साथ और हर एक पर्सपेक्टिव के ऊपर कार्य करने के प्रयास किए। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज की परिकल्पना तैयार की थी, ठीक है, बट स्वराज का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा पाए, इस वजह से इनका थोड़ा बहुत क्या होने लगा, बहिष्कार लोगों ने करना शुरू कर दिया। बहिष्कार का मतलब बेसिकली ये आपसी मतभेद आ गए थे नरमपंथी और गरमपंथी दल के लोगों में, तो उसी को लेके बस थोड़ा सा इनको लोगों ने वहां पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस से पहले की संस्था, और कांग्रेस ये जो बेसिकली है इसका आपस में विलय हो गया। मतलब बेसिकली जितनी भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी वो सब अपने आप को कहाँ मिला लिया, के कांग्रेस में आके मिला लिया। तो ये 86 में विलय भी हो गया था, और कांग्रेस ने पूरे देश में प्रांतीय कांग्रेस समितियों की स्थापना करना भी शुरू कर दिया। ये तो भाई नेशनल काउंसिल थी कांग्रेस की, प्रांतों में भी तो चाहिए कांग्रेस जगह जगह जिससे मेंबर ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो प्रांतों में भी यहाँ पर काउंसिल बनना शुरू हो गई। तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे था जब ये लेके आए थे कांग्रेस की सेशन को, तो इनका पर्सपेक्टिव था ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर बात करना, धन की निकासी, है ना। हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं की किताब है, जिसके अंदर इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में लिखा है। धन की निकासी का सिद्धांत का मतलब क्या है, बेसिकली जितने भी वस्तुएं भारत के अंदर बनाई जाती थी, भारतीयों के लिए बनाई जाती थी, महत्वपूर्ण या प्रीशियस वस्तुएं जो होती थी, वो सारी की सारी वस्तुएं लंदन के अंदर कैसे पहुंच गई, इसको लेके इन्होंने पूरा का पूरा खुलासा किया अपनी किताब के अंदर। क्योंकि लंदन में गए थे ये सदस्य बन के वहाँ पे उस काउंसिल में, लंदन काउंसिल में, तो वहाँ काउंसिल में पहुंचे और वहाँ रहना शुरू किया, तब इन्होंने देखना शुरू करा कि भारतीय सारी उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुएं लंदन के अंदर चली आती हैं और भारतीय उनसे कहीं ना कहीं अभी तक अनजान है। ये किताबों में अपने खुलासा किया उन्होंने, तो इनको समझ आया कि जो बेसिकली भारत की इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से धराशायी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, धन की निकासी का सिद्धांत, जो इन्होंने किताब, इसी के लिए इन्होंने इस अधिवेशन में आवाज भी उठाई थी और यही सारी बातें इन्होंने इसके अंदर की। तो दूसरे सेशन में इनका याद रखिएगा। तीसरा मद्रास का अधिवेशन है, ठीक है, 1887 में। पॉपुलर इसलिए क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर बहुत आरोप लगे, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगे कि ब्राह्मणों की संस्था, ठीक है, सबसे पहले तो यही आरोप लगना शुरू हुए, वकीलों की संस्था, ब्राह्मणों की संस्था, हिंदूवादी संगठन, ऐसे तमाम आरोप इसके ऊपर लगना शुरू हो गए। तीसरे सेशन में कांग्रेस ने अपना एक मुस्लिम अध्यक्ष बना दिया, जिसके ऊपर सारे के सारे जो भी आरोप हुआ करते थे वो आरोप कांग्रेस के ऊपर से हट गए, ठीक है। बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। तो इसी के साथ में जैसे ही ये मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने, भारत के जितने भी मुस्लिम दल थे या फिर मुस्लिम वर्ग था वो सारा का सारा किससे आके जुड़ गया, कांग्रेस से आके जुड़ गया। तो इनका अध्यक्षता भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन अब फिर 96 में है, ठीक है। 88 में एक सेशन और है इसके बाद में, जब पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज डब्ल्यू यूलिन,
ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू यूले 88 के अंदर बने थे, इलाहाबाद का सेशन था वो, ठीक है। और उस सेशन के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू यूले बने थे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि पहले यूरोपीय भी बने, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भारतीयों ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय दल के लोगों को ही अध्यक्ष बनाया हो, उन्होंने यूरोपीय दल के लोगों को भी अध्यक्ष बनाया। तो इस वजह से हम चौथे सेशन को भी याद रखते हैं, 1888 में हुआ था। और कौन था अध्यक्ष? जॉर्ज डब्ल्यू यूले। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था, ठीक है। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो जो बीच में आते जाएंगे इंपॉर्टेंट होंगे, अगर इसमें मेंशन नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1888 इलाहाबाद, और जॉर्ज डब्ल्यू यूले फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए सेशन माना जाता है, ठीक है। सारे सेशन नहीं पढ़ने हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, वही पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आसान है अगर दो पर्सपेक्टिव से पढ़ी जाए। एक पर्सपेक्टिव कल मैंने पढ़ा दिया आपको पूरा, गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ना शुरू करो वहाँ से 1774 से, और कहाँ तक चले हो 1947, पूरा निकल जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, सारी घटनाएं समझ आ जाती हैं, कब कब क्या क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल वायसराय से। बची कुछ और जो इंटरनल कुछ घटनाएं बच गई, वो सारी की सारी कांग्रेस के सेशन में निपट आती हैं। तो 85 से लेकर 47 तक के 1947 तक के कांग्रेस सेशन पढ़ डालो जो इंपॉर्टेंट है, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री एक बार और रिवाइज हो गया। तो ऐसे आप पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को इन दो तरीके से प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर रिवाइज करने का एक तरीका। कलकत्ता अधिवेशन देख लीजिए, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस समय में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इस सेशन के अंदर, ठीक है। कलकत्ता का ही अधिवेशन है, कलकत्ता में ही हुआ है 96 के अंदर। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, और पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कौन सा गीत? वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया, ठीक है। तो वंदे मातरम को यहाँ पे गाया गया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया प्रीलिम्स में, रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर, किस जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गीत वंदे मातरम को कंप्लीट किया था, ऐसे पूछा गया था, ठीक है। तो कंप्लीट करने की भी जगह कलकत्ता ही थी, और वहीं पे इस गीत को तुरंत उठा के अगले सेशन में गा दिया गया, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे, तो ध्यान रखिएगा। रहमतुल्लाह सयानी 96 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1899 का सेशन है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। आरसी दत्त के द्वारा इस अधिवेशन को किया गया था, ठीक है। आरसी दत्त के द्वारा इस अधिवेशन को किया गया, और मैंने अभी आपको बताया था दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत उठाया था, धन की निकासी वाला सिद्धांत, उसको लेकर लगातार कांग्रेस के सेशन में डिबेट चलती रही। 1899 में ये डिबेट सक्सेसफुल तब हो गई जब धन की निकासी पर रोक लगा दी गई, ठीक है। धन की निकासी पर इसी सेशन में रोक लगाने की मांग की गई। बोला गया साफ तौर पर, क्लियर बोल दिया गया कि अब किसी भी तरीके का ब्रिटिश औपनिवेश धन की निकासी भारत से नहीं करेगा। तो ये इन लोगों का ऑब्जेक्टिव इस बार क्रिएट किया गया था 99 के अंदर, और साथ ही साथ में भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की भी बात की गई थी। ऐसा भी बोला गया था कि भू राजस्व के स्थायी निर्धारण का भी डिमांड को फुलफिल किया जाए। तो भू राजस्व या फिर हम लोग कह सकते हैं लैंड सेटलमेंट को रिलेटेड जो भी मुद्दे थे उनको लाया। जैसे आप लोग देख रहे थे ना, कभी परमानेंट सेटलमेंट ले आ रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त, कहीं रैयतवाड़ी, कहीं मालवाड़ी, और इसने इतना कंफ्यूज कर दिया भारतीयों को कि सही से भू राजस्व की कोई व्यवस्था भारत में बन ही नहीं पाती थी। तो डिमांड क्या की गई थी? भू राजस्व की स्थायी तौर पर कोई ना कोई कानून या अधिनियम बनाया जाए, इसको लेके यहाँ पे डिमांड की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन आरसी दत्त 1899 इंपॉर्टेंट व्यू है, धन की निकासी पर रोक और भू राजस्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कानून बनाने की मांग, ठीक है। फिर 1901 में कलकत्ता अधिवेशन आया, ठीक है, और ये पहला सेशन था जब गांधी जी यहाँ पे आए थे, ठीक है। गांधी जी ने इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी इस समय अफ्रीका में रहते थे, ठीक है, बट सेशन में उन्हें इनवाइट किया गया था। तो सेशन के इनविटेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको इनवाइट किया था, बुलवाया था, जिसकी वजह से वो भारत के अंदर आए थे, और भारत के अंदर आके उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और जब पार्टिसिपेशन किया था तो आप मुद्दा भी समझ लीजिए, कुछ उसी तरीके की बात भी हुई, ठीक है। अफ्रीका में इंपॉर्टेंट क्या था? नस्लीय भेदभाव चला करता था। भारत के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें जो अंग्रेज भारतीयों के साथ करते थे, गोरे काले की नीति,
और फिर अफ्रीका में तो ये और ज़्यादा होती थी। गांधी जी अफ्रीका में इसी के लिए लड़ रहे थे, नस्लीय भेदभाव के लिए। तो इसी की डिमांड यहाँ भारत में करना शुरू हुई है। तो हमें ध्यान रखना है गांधी जी जिस सेशन में आए उसमें गांधी जी के आंदोलन से रिलेटेड ही कोई ना कोई बात हुई हो, ठीक है। तो गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन उस समय अफ्रीका में क्या चल सकता है, नस्लीय भेदभाव चल सकता है या शोषण के खिलाफ संघर्ष हो सकता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इसको आप याद रखिएगा। दिनशा इवाचा के द्वारा अध्यक्षता और कलकत्ता अधिवेशन 1901। अब देखिए दूसरा दौर कांग्रेस का यहाँ से शुरू होता है जब हम राष्ट्रीय आंदोलन का गरमपंथी दल देखते हैं, ठीक है। नरमपंथियों के हाथ से कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमांड चली गई और ये कमांड सीधे ट्रांसफर हो गई अब कब, इसके हाथों में, गरमपंथियों के हाथों में। जैसे हमने नरमपंथियों में अभी जितने सारे नाम देखे, प्रेसिडेंट जितने हैं वो सब नरमपंथी दल के ही तो हैं, ठीक है, सब नरमपंथी दल के। उनके अलावा भी जो भी नाम उस समय जुड़े वो सब नरमपंथी दल के थे, ठीक है। गरमपंथी दल में क्या हुआ, 1905 से 1918 का पूरा समय काल हम गरमपंथी दल का देखते हैं, ठीक है। ये जो 1905 का सेशन है गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी दल के ही है, इनको आप मत मान लीजिएगा ये गरमपंथी दल के हैं, कहा के नरमपंथी दल के ही। अभी मैं बता दूंगा आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद 6 में भी सेशन है, इसमें भी कौन है, दादाभाई नौरोजी, ये भी नरमपंथी दल के हैं, और रास बिहारी घोष ये भी नरमपंथी दल के हैं। सेशन नरमपंथी दल के ही लोग कर रहे हैं। लेकिन अब सुनो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ हुआ ये कि 1905 के अंदर बात उठ गई कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, हम बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा ईस्ट बंगाल और एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। बंगाल को 2 पार्ट में विभाजित करने की बात हुई। लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आई कि आप ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बोल लो, चलो ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें 2 चालाकियां करी। एक चालाकी उनकी ये थी कि ईस्ट बंगाल हिंदुओं का कर दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल मुसलमानों का कर दिया जाएगा। तो ये धार्मिक बंटवारा था पहली चीज तो। फिर दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल में बोलने वाले लोग हिंदी या फिर थोड़ा बहुत अगर बोलने वाले लोग थे तो उर्दू बोलने वाले या संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग इधर हुआ करते थे। वेस्ट बंगाल में इधर सारे बंगाली लोग हुआ करते थे जो बंगाली भाषा बोल सकते थे। तो दूसरा बंटवारा था भाषाई आधार का, धार्मिक आधार और भाषाई आधार को इसने आधार बनाते हुए क्या करा, बंगाल को विभाजन करने की बात कर दी। और बंगाल आप समझ रहे हो कौन सी जगह है जहाँ से सारे आंदोलन उठते थे उस समय, जो भी बड़े आंदोलन होते थे वो सारे के सारे कहाँ से होते थे, सिर्फ हमें देखने को मिलता है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता ही सुनते हैं, बंगाल और बंगाल कलकत्ता ये सब चलता रहता था वहाँ। तो इसको लेके सारे बड़े सेशन होते थे। 5 में बात उठी, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के बाद में कांग्रेस एक संस्था है, कांग्रेस क्या करेगी, इसके लिए विद्रोह करने का कहीं ना कहीं स्टार्ट करेगी कि हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। यही तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन क्यों होने दें, ठीक है। बंगाल का विभाजन ना हो इसके लिए कांग्रेस ने अपने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू कर दिए। 1905 में कांग्रेस के दल के सभी लोग इकट्ठा बैठे और उन लोगों ने बोला कि हम आंदोलन चलाएंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, ठीक है। और उस आंदोलन को नाम दिया जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम दिया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। एक बात क्लियर है, सब लोग चाहते थे, कांग्रेस में जितने भी लोग बैठे, अभी नरमपंथी गरमपंथी कुछ नहीं है, सारे लोग चाहते थे स्वदेशी आंदोलन चले, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए सभी तैयार थे। बट एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आ गई, नरमपंथी दल के लोगों का ये कहना था, जो शांत स्वभाव के लोग थे थोड़ा सा, उनका कहना ये था कि अगर बंगाल का विभाजन हुआ है तो यह आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही चलना चाहिए, हम इसमें पूरे भारत को क्यों खींचे, जहाँ की समस्या है वहीं सुलझा ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये किसका मानना था, नरमपंथी दल के लीडर्स का मानना था, ठीक है। दूसरी तरफ गरमपंथी दल, वो उग्र नेता थे। उग्र का मतलब गुस्से के तेज, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए चाकू हथियार सब चलाने के लिए तैयार, वो वाले नेता लोग थे वो लोग, है ना। उन्होंने बोला बंगाल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का पार्ट है। अगर आप बंगाल के लिए फिर से बात करना शुरू करो, ये बंगाल की लड़ाई बंगाली लड़े तो 1857 के विद्रोह और इसमें फर्क क्या बचा, वहां भी तो यही हो रहा था जिसकी वजह से हम लोग हार गए। हम इसमें पूरे भारत को खींचेंगे, पूरा भारत आगे जुड़े और कहे बंगाल को नहीं हटने देंगे, बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगे। गरमपंथियों का मानना था यह आंदोलन पूरे भारत में चले। कौन सही है या कौन गलत है उस डिबेट में हमें नहीं जाना, वो उस समय के लीडर्स जाने उन्होंने क्या सोच रखी। हमें ये समझना है कि इनका बंटवारा आपस में क्यों हो गया। एक विचारधारा नरमपंथी सिर्फ बंगाल में चाहते थे, गरमपंथी पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, ठीक है। दूसरी चीज, स्वदेशी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव तय किया जाए कि स्वदेशी आंदोलन चलेगा
क्या सिर्फ बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए या ऑब्जेक्टिव और कुछ भी है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को लेकर बात होना शुरू हुई। बोले ऑब्जेक्टिव तो रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा स्वराज। क्या रखा जाएगा? स्वराज। स्वराज का मतलब सब समझते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। हम लोग जानते हैं मराठाओं ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी, सबसे पहले वहीं से स्वराज वर्ड की उत्पत्ति हुई और उसके बाद धीरे 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 स्वराज का रूप बदलता चला गया। इस समय के स्वराज का मतलब क्या है, इसको लेके विभाजन हो गया आपस में नरमपंथी और गरमपंथी में। नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी ये भी बताएंगे कि हम स्वराज को चुनते हैं और स्वराज ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी से जब गरमपंथी दल के नेताओं ने पूछा आपके स्वराज का क्या मतलब है, कांग्रेस कौन से स्वराज को लेने की बात करे, तो दादा भाई नौरोजी ने इसको लेके आंसर नहीं दिया, ठीक है, आंसर नहीं दिया, जिसको लेके गरमपंथी दल नाराज हो गए। क्योंकि गरमपंथी दल का सीधा कहना था स्वराज का मतलब सिर्फ एक है और वो है सेल्फ रूल, भारतीय स्वयं रूल करें अपने देश के ऊपर, ठीक है, सिंपल सा बात है। लेकिन इसको लेकर अभी नरमपंथी दल वाले लोग कंफ्यूज थे। उनका मानना था आजादी एक दिन में, एक साल में, एक दो साल में मिलने वाली चीज नहीं है, इसके लिए धीरे 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 टाइम देना पड़ेगा। तो अभी अंग्रेजों से पहले अधिकार लो, अधिकार लेने के बाद में आजादी मिलेगी, ठीक है। तो अभी नरमपंथी दल वाले सीधे अंग्रेजों के गेज में खड़ा नहीं होना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी वाले एकदम तैयार थे अंग्रेजों के सामने खड़ा हो। इसको लेके एक दूसरा मुद्दा क्रिएट हो गया, बोले कि स्वराज का मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो हम दोनों की आपस में नहीं बनेगी, ठीक है, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा इस बात पे खड़ा हो गया, एक ने बोला कि हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे नरमपंथी दल वाले लोग, एक ने बोला नहीं गरमपंथी दल वाले लोग अपना अध्यक्ष बनाएंगे। नरमपंथी दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, नरमपंथी दल के नेता अपना लीडर बनाना चाहते थे, गरमपंथी दल के लोग बाल गंगाधर तिलक को लीडर बनाना चाहते थे, ठीक है। उनका कहना था बाल गंगाधर तिलक को लीडर बना दीजिए, कांग्रेस का प्रेसिडेंट उनको बनना चाहिए। नहीं सुना गया, 5 में इस बात को अवॉइड कर दिया गया। अगला देखो, 6 में भी इस बात को अवॉइड कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक दिख रहे? नहीं दिख रहे ना? कौन दिख रहा? दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी दल ने अपना लीडर बनाया। 7 में भी देख लो, सूरत अधिवेशन कौन बना? रासबिहारी घोष, ये भी नरमपंथी दल के ही नेता हैं। तीनों सेशन लगातार हुए और तीनों सेशन में गरमपंथी दल के लोगों की बात ही नहीं सुनी गई, जिसको लेके गरमपंथी दल के लोग तब बिल्कुल पूरी तरीके से नाराज थे। 3 बड़े कारण जिसकी वजह से कांग्रेस में, अब मैंने आपको 3 बड़े कारण बता दिए, यही कारण अगर आपको लिखने को भी आए क्वेश्चन में यही लिखेंगे आप, क्योंकि इसके अलावा कोई और कारण बचते नहीं है, ठीक है। यही 3 बड़े कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब इन तीनों सेशन में 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, कांग्रेस में आपस में बुरी तरीके से फूट पड़ी रही। 7 में अंततः जब डिमांड की गई बाल गंगाधर तिलक को बनाए, नहीं बनाया गया, रासबिहारी घोष को चुन लिया गया, बल्कि रासबिहारी घोष उस समय कोई पॉपुलर लीडर भी नहीं थे बहुत, ठीक है, फिर भी इनको चुन लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया? सूरत विभाजन। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों के बीच में हो गया बंटवारा। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इस समय, बट स्वदेशी आंदोलन अब किसके हाथ की कमांड बन चुका था? गरमपंथी दल। और गरमपंथी दल अब अपने हिसाब से पूरा स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए पूरे भारत में एक्टिव हो गए थे। अब देख लो सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बनारस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के समय काल में हुआ, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी समय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी कहीं ना कहीं एक्टिव थे और इन्होंने नरमपंथियों के तौर पर कार्य किया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक में गरमपंथी दल, यहीं से वो सोच उभर के आ चुकी थी। ये वही समय है, पहला सेशन है, ठीक है। बंगाल विभाजन और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की उद्घोषणा, मतलब आपस में इन दोनों का इसी को लेकर तो विभाजन हुआ था 5 में कि स्वदेशी आंदोलन चलेगा कहाँ? बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ, स्वराज, मैंने बताया था अभी आपको, स्वराज की उत्पत्ति, स्वराज को पहली बार यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने लक्ष्य बना दिया कांग्रेस का, बट स्वराज का मतलब क्लियर नहीं किया गया यहाँ पे, जिसको लेके बवाल क्रिएट था ही था। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के समर्थन में कई सारे प्रस्ताव इस समय भी पारित किए गए थे, ठीक है। 7 में सूरत अधिवेशन हो गया, लोग खुश नहीं थे, रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाए जाने की वजह से नाराज थे, जिसकी वजह से सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस में एक बड़ा स्प्लिट हो गया। अब कांग्रेस के स्प्लिट के बाद में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथियों में बढ़ गई। ये ध्यान रखिएगा, रासबिहारी घोष है, एक नाम और सुनाई देगा, रासबिहारी बोस, ठीक है, बोस गरमपंथी दल के, ठीक है, नाम रासबिहारी बोस है, इनका नाम रासबिहारी घोष है, ठीक है। तो आप इससे याद रखिएगा कि ये घोष नरमपंथी दल के हैं, ठीक है, और बोस गरमपंथी दल के, ठीक है। जितने भी गरमपंथी दल के लोग थे उनको बेसिकली
भारत के अंदर अंग्रेजों ने उस समय क्रिमिनल घोषित किया हुआ था। ठीक है, कौन लोग थे? क्रिमिनल, मतलब बेसिकली सारे के सारे उत्पाती लोग हैं, इवन आतंकवादी संगठन तक कह के बनाया गया था। तो बेसिकली ओवरऑल अगर कहा जाए तो उनको बुरा ही बताया गया। ठीक है, तो ये कांग्रेस को उस समय के गर्मपंथी दल के लोगों को बुरा ही बताया गया था। तो आप इस बेसिस पे याद रख सकते हो कि घोष से मतलब गुट है और गुट का मतलब नरमपंथी दल है, बोस का मतलब बैड है और बैड का मतलब गर्मपंथी दल है। ट्रिक है याद करने की, वैसे याद रख सकते हो, वरना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि घोष नरमपंथी दल के थे, बोस गर्म, क्योंकि बोस इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमला किया था, बम मारे थे। ठीक है, तो वो उसके लिए बेसिकली पॉपुलर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मद्रास अधिवेशन फिर से हुआ उसके बाद में। अब देखिए फिर से इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब यहाँ पे गलती कांग्रेस की है, आपको साफ दिख रही होगी कि अगर आपके पास में एक पॉपुलर लीडर यहाँ पर नहीं है, रासबिहारी घोष को इन्होंने रिपीटेडली 2 बार अध्यक्ष बना दिया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को अगर यहाँ पे भी अध्यक्ष बना देते तो शायद वापस से कांग्रेस एक हो चुकी थी, है ना, हो जाती वापस से, मतभेद ही खत्म हो जाता। लेकिन कांग्रेस का हमेशा से मानना था कि अगर हमने किसी एक उग्रवादी दल के नेता को लीडर बना दिया तो पूरा भारत ये समझ लेगा कि कांग्रेस ने इस नीति को अपना लिया है और कांग्रेस भी एक उग्रवादी संस्था हो गई है, तो पूरी जनता अब अपने हाथों में हथियार उठा लेगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कभी भी बाल गंगाधर तिलक को लीडर नहीं बनाया। इस समय कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ, यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने 1909 में यहाँ पर आए और यहीं पे माल्य मिंटो रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया। ठीक है, माल्य मिंटो रिफॉर्म को मैं कल बताए थे आपको, माल्य मिंटो रिफॉर्म नहीं मानेंगे हम, आप कितने भी रिफॉर्म में दे दो लाके, इन्होंने उसे मानने से मना कर दिया। तो 1909 ये था। 1911 का विष्णु नारायण दत्त, इन्होंने 1911 का अधिवेशन किया। 1911 का अधिवेशन इस समय ही अनाउंस हुआ था कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ चली जाएगी? दिल्ली चली जाएगी। ठीक है, इसी समय में अनाउंस हुआ था, इन्हीं के समय में। और यहाँ पे जनगण मन पहली बार गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। ठीक है, 1896 और 1911 में तो क्या गाया गया? जनगण मन। दोनों कहाँ पे हुए सेशन? कलकत्ता में ही हुए। ठीक है, दोनों सेशन कहाँ हुए? कलकत्ता में ही हुए। जनगण मन पहली बार यहाँ पे गाया गया। 1916 यहाँ पर लखनऊ का अधिवेशन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन पूरे कांग्रेस सेशन में इसको भी माना जाता है। कारण क्या है? 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष बने। अब बीच में की कहानी पहले थोड़ी सी बता दूं, जिससे आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर लो। अभी हमने बात करी थी कहाँ पे कि सूरत का स्प्लिट हो गया, सूरत विभाजन हो गया, कांग्रेस के 2 दल आपस में बट गए, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। ये दोनों का विभाजन हो गया। इस विभाजन से कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस का नरमपंथी दल फेवरेट बन गया अंग्रेजों का, क्योंकि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है, लेकिन गर्मपंथी दल ने क्या करा? हथियार उठा लिए और उन्होंने कहा चाहे बम से मारना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया, हिंसा जिसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो इसके बाद में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि नरमपंथी दल का कोई सपोर्ट नहीं था गर्मपंथी दल के साथ। कांग्रेस का विभाजन और अंग्रेजों की हमेशा नीति क्या थी? बांटो और राज करो। 2 दड़ों जो धड़ थे उनको बांट दिया आपस में, गर्मपंथी दल को दबा दिया। 8 में बाल गंगाधर तिलक जो गर्मपंथी दल के सबसे बड़े नेता थे, उनको उठा के जेल में डाल देना, जिससे क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हो, कुछ भी हो, सब एकदम हल्का पड़ गया। गर्मपंथी दल का सारा आंदोलन हल्का पड़ता चला गया। 8 से 14 तो बाल गंगाधर तिलक सिर्फ जेल में ही रहे, 6 साल जेल में रहे। लाला लाजपत राय क्या करे? यहाँ से छोड़ के सीधे सैन फ्रांसिस्को निकल गए, उन्होंने छोड़ दिया, भारत ही छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग जोड़ी पढ़ते हैं लाल बाल पाल की, तिगड़ी थी ये, जिन्होंने गर्मपंथी दल के लीडर के तौर पर जाने जाते थे। लाला लाजपत राय कहाँ चले गए? सैन फ्रांसिस्को निकल गए। ठीक है, लाल के बाद बाल पढ़ते हैं हम लोग, बाल गंगाधर तिलक जेल में है। ठीक है, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, घोषित तौर पर राजनीति से संन्यास ले लिया। अब ये तीनों बड़े लीडर और तीनों बड़े लीडर एकदम कांग्रेस से अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते थे इस समय, और ये पूरा का पूरा आंदोलन समाप्त हो गया।
तो छोटे मोटे लीडर्स जो बचे थे, जो गरमपंथी दल को चला भी रहे थे अभी तक, 14 में बाल गंगाधर तिलक निकल के आए वापस और उन्होंने कांग्रेस को फिर से एक करने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने हिंसात्मक रवैया छोड़ दिया, जो उनकी पहले आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से उन्होंने हिंसात्मक रवैया छोड़ दिया था। ठीक है, तो 16 में क्या हुआ, लाला लाजपत राय को भी वापस बुलाया गया, वो भी आए। तो 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौते में सबसे पहली चीज यही है, नरमपंथी और गरमपंथी सब एक साथ आ गए। ठीक है, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल, मतलब जो गरमपंथी दल बंटवारा हो गया था वो 16 के ही सेशन में वापस एक आ गए। किसकी बदौलत, बाल गंगाधर तिलक, जो चाहते थे वापस से कांग्रेस एक हो जाए, इनकी बदौलत। इनका एक महिला ने साथ बहुत दिया जिसकी वजह से ये सब हो पाया, और वो महिला कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों की वजह से नरमपंथी दल और गरमपंथी दल दोनों आपस में एक हो गए। ठीक है, जब ये सब चल रहा था भारत के अंदर, जब यह कांग्रेस के बीच में आपस में बंटवारे चल रहे थे, बवाल हो रहे थे, ये सब चीजें, तो इसी समय में भारत के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को ये बात समझ आई, जब कांग्रेस आपस में इतनी विभाजनकारी नीतियां अपना रही है, अपने अधिकार नहीं ले पा रही है, तो ये मुस्लिम्स को उनके अधिकार क्या दिला पाएगी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इनको भरना शुरू किया और मुस्लिम्स कुछ लीडर को भरा गया। जैसे आप सलीमुल्लाह खान की बात कर लीजिए, आगा खान की बात कर लीजिए, मुस्लिम बड़े लीडर थे, ढाका के नवाब हुआ करते थे। इन्होंने आपस में मीटिंग करी और मीटिंग करके बना दी मुस्लिम लीग। क्या बना दी, मुस्लिम लीग। कांग्रेस के विभाजन ने एक चीज को और जन्म दे दिया, और वो क्या थी, मुस्लिम लीग का बदला। और मुस्लिम लीग भारत की सबसे खतरनाक संस्थाओं में से इसलिए जानी गई क्योंकि इसी की वजह से भारत में विभाजन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली मुस्लिम लीग का विभाजन और कांग्रेस की नीतियों से एकदम विपरीत इसने काम करा। लेकिन 1916 में वापस ये सब लोग एक हुए और 16 में लखनऊ समझौते के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में एक हो गए। इन्होंने भी आपस में गठबंधन कर लिया। अब मैं बात करूं नरमपंथी गरमपंथी को एक कराने में जिम्मेदार बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और अगर लखनऊ समझौते के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक कराने के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पर नाम बदल जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। 1916 में ये सब हुआ ही क्यों, इतने बड़े बड़े आपसी मतभेद जिन संगठनों में थे वो संगठन आपस में मिल क्यों गए, नरमपंथी दल गरमपंथी दल दोनों एक हो गए। मुस्लिम लीग जो बिल्कुल पूरी तरीके से अगेंस्ट थी कांग्रेस के, वो आगे किसके साथ में मिल गई, कांग्रेस के साथ में। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण, बताइए क्या कारण रहा होगा ये सारी संस्थाएं एक हो रही है आगे। वेरी गुड, इस समय विश्व युद्ध चल रहा था। इस समय क्या चल रहा था, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला है। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से भारतीयों को जबरन पकड़ पकड़ के सेनाओं में भेजा जा रहा था। भारतीय नहीं चाहते थे वर्ल्ड वॉर लड़ना, फिर भी भारतीयों की अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा उठा कर उपयोग किया जा रहा था। अंग्रेज भारतीयों की अर्थव्यवस्था गलत तरीके से प्रयोग कर रहे थे, और साथ ही साथ अंग्रेज भारतीय तमाम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की बजाय भारतीयों की पॉलिटिकली तौर पर भी कमर तोड़ने का कार्य कर रहे थे। इतनी सारी वजहें थी जिसकी वजह से इन सबका एक में आना जरूरी था। तो सबका मकसद अब कॉमन हो गया कि हमें अब अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, तो ये सब के लिए सब लोग आपस में एक हो गए। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट को ही अध्यक्ष बना दिया गया, पहली महिला अध्यक्ष है इसलिए पॉपुलर है। ठीक है, ये और इनको अध्यक्ष बनाया क्यों गया था, इसकी वजह से। अभी लखनऊ अधिवेशन में दोनों में हमने देखा इन्हीं का यूज है पूरा का पूरा, इन्होंने ही ये अधिवेशन क्रिएट कराया और एनी बेसेंट को अगला बना दिया। इसके बाद में तीसरा दौर जो आता है कांग्रेस का, ये दौर बेसिकली 18 से 27 तक का है। 18 से 27 तक हम लोग इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि देखिए ये समय काल वो समय काल है जिसको मैं अगर बोलूँ अपनी लैंग्वेज में तो ये गांधी युग है। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, गांधी युग। लगभग 1917 से ही भारत के अंदर देखा गया कि गांधी युग शुरू हो गया था। चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो, असहयोग आंदोलन हो, या फिर उसके बाद में साइमन कमीशन तक या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे के सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए और हर किसी में गांधी जी का ही पूरा का पूरा वक्तव्य होता था। जो बात वो कहते थे वो कांग्रेस कभी नकारती नहीं थी। तो हमेशा इस बात को लेकर यहाँ पे अधिवेशन इसी चीज को लेकर होते थे। अब इस समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशन है,
18 का सेशन बॉम्बे में हुआ था और इसको सैयद हसन इमाम ने लीड किया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, इसके सुधार को यहाँ पर नकार दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार को नकार दिया गया इस समय में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया तो 1919 में, लेकिन उसका प्रोविजन या जो अधिवेशन था वो पहले ही पारित कर दिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इन्होंने भारतीयों से वादा किया था कि हम आपको कानून देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उससे पहले ही भारत ने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इसको नकार दिया था, ठीक है। अमृतसर अधिवेशन 1919 का, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन शुरू करने की बात करी, ठीक है, और जलियांवाला बाग नरसंहार इस समय हो चुका था, उसके खिलाफ अपनी कड़ी निंदा की है। 1919 का सेशन अमृतसर में ही क्यों हुआ? क्योंकि जलियांवाला बाग हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए अमृतसर का सेशन पूरी तरीके से डेडिकेटेड किसको था? सिर्फ जलियांवाला बाग को ही डेडिकेटेड था, ठीक है। तो अब आप ये बात आप भूलेंगे नहीं कि 1919 का सेशन कहाँ हुआ होगा, ठीक है। जलियांवाला बाग से रिलेटेड कांग्रेस ने अपनी खुद की कमेटी बनाई, गांधी जी को उसका सदस्य भी बनाया गया, और कांग्रेस ने जो कमेटी अपनी खुद की बनाई थी उस कमेटी के अनुसार कम से कम 1500 से 2000 लोग मारे गए थे इस समय में, जो लगातार जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। कितने? 1500 से 2000। लेकिन जो अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 300 ही लोग मरे थे, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क था दोनों की रिपोर्ट में। इस वजह से कांग्रेस का अधिवेशन इसको लेकर किया गया था। विशेष अधिवेशन हुआ 1920 का कलकत्ता में। विशेष अधिवेशन बेसिकली इसलिए किया जाता था कि वैसे तो कांग्रेस के सेशन को लेकर हमेशा एक डेट डिसाइड थी कि साल के अंत में ही सेशन हुआ करेगा। पूरे साल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए साल के अंत में सेशन किया करेंगे। तो हमेशा अक्सर दिसंबर में सेशन होते थे, बट यहाँ पे नीड पड़ गई अचानक से कि सेशन को कराना है। ये सेशन अगस्त के टाइम पे लगभग उस समय में हुआ, या उससे थोड़ा पहले मान लीजिए। इसको इसलिए कराया गया था क्योंकि पहली चीज तो असहयोग आंदोलन को स्वीकृति लेनी थी यहाँ पे, ठीक है, कि भाई स्वीकृति दीजिए और हम आज से असहयोग आंदोलन शुरू करें। तो इसलिए विशेष सत्र को बुलाया गया था, जिसको लाला लाजपत राय ने लीड किया। लाला लाजपत राय कौन से दल के नेता? गरमपंथी दल के। किसी भी गरमपंथी दल के नेता ने कांग्रेस को लीड कभी नहीं किया था। ये पहला सेशन है जिसमें लाला लाजपत राय लीड कर रहे हैं, वो भी मेन सेशन नहीं है, मेन सेशन नहीं है, स्पेशल सेशन, ठीक है। किसी भी मेन सेशन में गरमपंथी दल के किसी नेता ने कांग्रेस को लीड नहीं किया। सिर्फ एक विशेष सत्र आपको दिख रहा है जिसमें लाला लाजपत राय के द्वारा यहाँ पर लीड किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आगे चल के शुरू होगा, ऐसी भी बातें इसमें की गई थी, लेकिन वो 10 साल बाद शुरू हो पाया, लेकिन इस सब चीजों की बात की गई, ठीक है। नागपुर अधिवेशन, अब ये मेन सेशन है 1920 का, जो दिसंबर में होते थे, ठीक है। तो सी विजय राघवाचार्य ने इस सेशन को किया, ठीक है। इसमें बेसिकली संवैधानिक तौर से परिवर्तन कई सारे किए गए। कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बन गई थी, जो कांग्रेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेने का कार्य करती थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन के बाद में यहाँ पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन सब आपस में मिलकर चलना शुरू हो गए, ठीक है। तो फिर सी विजय राघवाचार्य का सेशन याद रखिएगा। नागपुर अधिवेशन है, मेन अधिवेशन 20 का कहाँ पे हुआ है? नागपुर में, और स्पेशल सेशन 20 का कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में। बस ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, 20 में कंफ्यूज होता है तो इंसान क्वेश्चन पूछता है। गया का अधिवेशन आया, सीआर दास इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। सीआर दास इसकी अध्यक्षता करते हैं, और अध्यक्षता के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस का एक और विभाजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? कांग्रेस का एक और विभाजन हो गया। विभाजन का कारण क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कल ही 4 फरवरी थी, आज 5 है। कल ही चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक है। उसकी जो थी शताब्दी या फिर उसके हिसाब से मनाया भी जा रहा था कहीं कहीं। तो 4 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई। गांधी जी ने 8 फरवरी को वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापस लिया, कांग्रेस के कुछ दल के लोग नाराज हो गए। उन्होंने बोला अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, हो सकता है स्वराज मिल जाता। और वो नाराज होने वाले लोग कौन थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ऐसे लोग नाराज होकर अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी। कांग्रेस फिर से टूट गई, जो पहले टूटी थी साथ में, वो एक बार फिर से कांग्रेस टूट गई। गया का अधिवेशन याद रखिएगा, सीआर दास, इसी समय में स्वराज पार्टी का अधिवेशन हुआ। गांधी जी वापस आए, और गांधी जी ने नीड कहीं ना कहीं महसूस करी। अभी तक 15 से लेकर और 24 तक के सेशन में गांधी जी ने कभी भी अध्यक्षता के लिए हाँ नहीं करी।
हमेशा गांधी जी को ऑफर मिलता था कि आप अध्यक्षता करिए, लेकिन गांधी जी हमेशा मना कर देते थे। 24 के अधिवेशन में जरूरी क्यों था? इसकी वजह से ये जो कांग्रेस का फिर से एक दल विभाजित हो गया था, इसको वापस से एक करना था, तो गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता करने की कोशिश करी, और कोशिश क्या करी, काफी हद तक सक्सेसफुल सेशन रहा। गांधी जी के बुलावे पे सभी लोग इकट्ठे हुए और कांग्रेस में जो कहीं ना कहीं बंटवारे हुए थे उसको वापस से जोड़ने की कोशिश करने का प्रयास किया। ठीक है, कानपुर अधिवेशन इसके बाद में याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी बेसन पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं थी, पहली महिला अध्यक्ष, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में इन्होंने सेशन दिया था। ठीक है, इसको 14 दौर मान सकते हो आप कि स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है, पूर्ण स्वराज की तरफ ले जाने वाला सेशन, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, है ना, और अब स्वतंत्रता का रास्ता कैसे चलेगा उसको लेकर बात की जा रही है। तो मद्रास अधिवेशन यहाँ से शुरू हुआ, 27 से लेकर 47 तक के सेशन हमने एक तरफ कर दिए, 27 तक के सेशन एक तरफ और 27 तक के सेशन बाद हमने चौथे चरण में डाल दिए सब। ठीक है, मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी, मोहम्मद अली अंसारी के द्वारा किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन आया था इस समय, साइमन कमीशन ऑल वाइट कमीशन की वजह से पूरे भारत में इसके लिए नारे लगते थे और इसको वापस जाने की मांग की जाती थी। ऑल वाइट कमीशन इसको बोला गया क्यों? क्योंकि सभी इसमें अंग्रेज थे और भारतीयों से वादा किया गया था कि हम आपको एक ऐसा कमीशन लाके देंगे जिसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों मिलकर भारतीयों के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या करा गया? सिर्फ अंग्रेजों को अध्यक्ष बना दिया गया और अंग्रेज भारत का कानून बनाएंगे बैठे। इसको लेके विरोध होना शुरू हो गया और इसी विरोध को पारित किया गया मद्रास अधिवेशन में साइमन कोबेक के नारों के साथ में, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता को भारत के लक्ष्य के तौर पर देखा गया। ठीक है, तो ये बेसिकली M.A. अंसारी के अंडर में अध्यक्षता हुई थी जब साइमन कमीशन के विरोध में यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, और अध्यक्ष के तौर पर मोतीलाल नेहरू को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस समय में एक रिपोर्ट रखनी थी सामने अंग्रेजों के, और वो थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। भारतीयों को चैलेंज दे दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से कार्यरत तौर पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मालिक था और उसने भारतीयों को क्या कर दिया? एक चैलेंज दे दिया। बोले जब तुम साइमन कमीशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम अपना खुद का कानून बनाओ। ठीक है, भारतीयों को चैलेंज मिला, कानून का मतलब जाओ अपना संविधान खुद बना लो जाके। ठीक, तो भारतीयों ने संविधान खुद बनाया अपना, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट जारी की गई, नेहरू रिपोर्ट। इसके सदस्य अगर आप देखोगे, पहली बार अगर आप नाम सुनोगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनाई देगा। सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य थे, वन ऑफ द मेंबर थे इसके। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बहुत सारी बातों से नाराज भी थे मोतीलाल नेहरू की। ठीक है, तो फिलहाल नेहरू रिपोर्ट रखी गई इस समय में, तब इनको अध्यक्ष बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को कि जाइए नेहरू रिपोर्ट रखिए। नेहरू रिपोर्ट को रखा गया। इसी समय में अखिल भारतीय कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू पिताजी हैं, जवाहरलाल नेहरू उनके पुत्र हैं। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हो गया अगले ही साल 1929 में। जितनी बातें मोतीलाल नेहरू ने करी वो सारी की सारी इन्हें आके रिजेक्ट कर दी। ठीक है, कैसा बेटा है बताओ, बाप ही नहीं मानता। ठीक, घर में ना मानो तब भी ठीक, दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी आके, है ना। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इनके द्वारा पेश की गई नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ठीक है, खारिज करने का कारण बेसिकली ये था कि इनमें जो मोतीलाल नेहरू ने डिमांड करी थी नेहरू रिपोर्ट में, वो डिमांड आधी अधूरी थी। मतलब वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस बेसिकली ये बोलता है कि भाई पॉलिटिकल राइट्स हमारे हाथों में दे दो और राजा तुम ही बने रहो, अंग्रेज राजा रानी बने रहेंगे और हम अपना संविधान चलाएं। ये नहीं होगा। ये बात पूरी तरीके से नकार दी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि हमें तो चाहिए संपूर्ण स्वराज से भी आगे पूर्ण स्वराज। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमें पूर्ण स्वराज की नीड है और पूर्ण स्वराज का मतलब भारत पूर्ण रूप से आजाद होगा और उसमें पॉलिटिकल चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे फिर आपकी राजशाही हो, जो भी होगा सब भारतीय करेंगे, अंग्रेज उसमें रहेंगे ही। और ये कहते हुए इन्होंने क्या करा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया और बोले कि आज से हम सब लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे हर साल 26 जनवरी को। उसके बाद से, इस अधिवेशन के बाद से हर साल, ये दिसंबर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, रावी नदी याद रखिएगा, रावी नदी पे जाके इसी समय उन्होंने पहली बार झंडा लहरा दिया। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 रात 12 बजे की बात है
चाहे 1 जनवरी 1930 समझ लीजिए आप, चाहे 31 दिसंबर 1929 समझ लीजिए, उस रात में इन्होंने जाके झंडा लहरा दिया रावी नदी के किनारे। लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसके बाद ये सब हुआ। 26 जनवरी को भारत ने स्वतंत्रता मनाना शुरू कर दिया और डिसाइड किया गया कोई भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएगा, कांग्रेस इसका बहिष्कार करती, ठीक है। और 26 जनवरी से लगातार हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे, लेकिन हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी कैसे याद रखें, चलो इसे गणतंत्र दिवस मनाते थे, ठीक है। तो इस वजह से हमने गणतंत्र दिवस के तौर पर उसे मना लिया। कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, 1931 के अंदर है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर इस समय में बात हुई पहली बार भारत के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर पहली बार मौलिक अधिकारों पर बात इस समय में हुई, ठीक है। इस समय में बेसिकली यहाँ पर दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते को लेकर भी बात की गई, ठीक है। गांधी इरविन आपस में समझौता करेंगे, कल बता चुका हूँ इस बारे में मैं आपको, ठीक है, गांधी इरविन के बारे में। और पूर्ण स्वराज के ही उद्देश्य को फिर से दोहराया गया, ठीक है। ये सब आपके मौलिक अधिकार है जो आज के समय में थे, उस समय में इतने ज्यादा संकुचित तौर पर अधिकारों को लाया गया था, ठीक है। उसके बाद में बॉम्बे अधिवेशन है राजेंद्र प्रसाद 1934, ठीक है। ये बेसिकली इस समय में इलेक्शंस होने वाले थे, तो निर्वाचन से रिलेटेड बहुत सारे कानूनों को पारित करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो बॉम्बे अधिवेशन 1934 राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ अधिवेशन फिर से आए जवाहरलाल नेहरू 1936 के अंदर, ठीक है। और यहीं से इन्होंने समाजवाद के उद्देश्य को अपनाया। भारत एक समाजवाद देश है, 1947 से लेकर लगातार हमने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया। हमने क्या कम्युनिज्म अपनाया? नहीं अपनाया। साम्यवादी विचारधारा भारत की नहीं है। कैपिटलिज्म अपनाया? नहीं अपनाया। पूंजीवादी विचारधारा हमारी है? बिल्कुल नहीं है। कौन सी है? हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। ये विचारधारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब दी? 1936 में, ठीक है। तब ये विचारधारा लखनऊ अधिवेशन में आई थी। फैसपुर अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद में फिर से जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष है। इसके बाद में ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ठीक है। और एकमात्र अधिवेशन भी कह सकते हो जो गांव के अंदर कहीं ना कहीं समय में हुआ, ठीक है। हरिपुरा सेशन, अगले ही सेशन में सुभाष चंद्र बोस आ गए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बनने आए तो बहुत ही ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस जिस विचारधारा को फॉलो करते थे वो विचारधारा जर्मन विचारधारा थी, जर्मनी की हिटलर की विचारधारा एक तरीके से थी। कहने का मतलब मुझे अपना अधिकार चाहिए तो सामने कोई भी हो मैं गर्दन काट दूंगा, ठीक है। ये उस विचारधारा का आदमी है और इस विचारधारा के आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना इस बात की तरफ ले जाता है कि सीधा सीधा कांग्रेस अब उग्रवादी संस्था बन गई है, ठीक है। इसका विरोध हुआ। सबसे पहला विरोध किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कोई भी हिंसात्मक व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने, इसको लेकर विवाद हुआ। लेकिन इस समय पॉपुलरिटी सुभाष चंद्र बोस की ऐसी थी कि पॉपुलरिटी के बेसिस पे सुभाष चंद्र बोस को तो बनाना तय था। ये भैया सिविल सर्वेंट रह चुके, नौकरी सिलेक्शन लिया, आईसीएस की परीक्षा निकाली। परीक्षा निकालने के बाद में अंग्रेजों के पास गए नियुक्ति पत्र लेने। अंग्रेज नियुक्ति पत्र लिए, उस पर साइन करके वापस मुंह पे फेंक के चले आए, ठीक है। और बोले मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा, तुम लोग को तो औकात दिखानी थी कि भारतीय क्या कर सकता है। और इतना कहकर चले आए, राजनीति ज्वाइन कर ली, ठीक है। और राजनीति ज्वाइन करके उसके बाद से पॉपुलरिटी, और कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस कौन, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना पॉपुलर चेहरा फिर उसके बाद कांग्रेस में ऐड हुआ। फिर उसके बाद में त्रिपुरी अधिवेशन 1939, फिर से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। पॉपुलरिटी थी इतनी ज्यादा, गांधी जी ने फिर से विरोध किया। गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पर राजगोपालाचारी अध्यक्ष बन जाए, ठीक है, लेकिन नहीं बन पाए। कौन जीत गया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से। गांधी जी बोले मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस में मेरी अहमियत नहीं है तो मैं कांग्रेस में क्या करूंगा। ये बात पता चली सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से हट गए और इनकी जगह अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। यही कहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। उन्होंने बोला जो मेरी विचारधारा के लोग हैं मेरे साथ आके जुड़ जाए, मैं एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ से बनी थी? कांग्रेस से ही बनी है, ठीक है। कांग्रेस ही की एक संस्था के कई सारे लोग जाके फॉरवर्ड ब्लॉक में ऐड हो गए। फिलहाल राजेंद्र प्रसाद बने। रामगढ़ अधिवेशन हुआ 1940 में, अबुल कलाम आजाद बने, ठीक है। और ये अधिवेशन ऐसा था, उसके बाद 45 तक यही बने रहे, ठीक है, यही बने रहे। 40 में बने, कब तक बने रहे? 45 तक। क्यों बने रहे? क्योंकि 40 के बाद से
42 में जब वो चला था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पे कांग्रेस के ऊपर, या जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस संस्था वर्किंग थी ही नहीं भारत में। कब तक? 1945 तक। तो 40 से लेकर 45 तक यही बने रहते हैं। 46 में आते हैं जेडी कृपलानी, और स्वतंत्रता से पहले अंतिम अध्यक्ष के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। इसके बाद तो भारत स्वतंत्र ही हो गया 47 में, तो फिर अध्यक्षता की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस बाकी तो यही सब है। यही कांग्रेस का अधिवेशन है, इनको जाके कायदे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये रिवीजन जरूरी है आपके लिए। अब कांग्रेस के अधिवेशन और गवर्नर जनरल आई थिंक आप लोग को अच्छे से रिवाइज होगा। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है घर जाके जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए A4 साइज पेपर निकाल लीजिए अपने कॉपी से। सब लोग एक पेपर फाड़ लीजिए कॉपी से। आज कोशिश करिए कई क्वेश्चन एक साथ दिख जाए, वैसे देखो अगर पॉसिबल होगा। वही 20 क्वेश्चन है, शुरू के 10 महाजनपद से हैं और लास्ट के 10 मौर्य से। आज का पेपर मैंने इजी बनाया है, इसलिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और फिर एक चीज बता दूं, आंसर लिख के काटोगे तो मैं नंबर काट दूंगा। आज मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, कल बाद में बताया था तो चलो ठीक है, आज पहले से बता रहा हूँ, काट दूंगा मैं फिर से अगर ऐसा कुछ होगा तो। ध्यान में रखते हुए आंसर्स रिपीट बिल्कुल मत कीजिएगा। बीस क्वेश्चन है टोटल, समय 15 मिनट का है आपके पास में। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। बस 1 का A, 2 का B, 3 का C, इतना ही लिखना। आंसर में स्टेटमेंट मत लिखने लगना। हो गया? नहीं हुआ? हो गया होगा कुछ वन लाइनर पढ़ाया आगे? चलो चलो 1 मिनट और वेट करो। एक काम करते हैं, आज रात एक ऑनलाइन सेशन रख लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अभी तक जो भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कंफ्यूजन्स है वो बाहर डिस्कस कर लेना। क्योंकि
हाँ 8:30 के बाद रखूँ या पहले? बाद में ही रखें, मतलब सब फ्री हो उसी समय रखा जाएगा, कोई भी एक ऐसा टाइम रख लो, ऐसा नहीं है कि 8:30 8:30 जो भी आप लोग को लगे 8:30 से ही रख लेते हैं, ठीक है। 8:30 तक सब लोग फ्री भी हो जाते हैं, झाड़ों का टाइम आज से जल्दी जल्दी खा पी के निपट लेते हो, है ना। चलो तो 8:30 से रख लेते हैं, ठीक है। हो गया? कहीं इन्वर्टर ही खत्म हो जाए। ये 9वां-10वां है इधर। गुरु, हाँ। नहीं, वो 11वां शुरू है यहाँ से। 11वां का ऑप्शन नंबर 3 है। ये 9वां-10वां कर लो पहले, फिर 11वां लिखा दो।
मॉडर्न एम्पायर के थोड़े लेंथी क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले। हो गया? नवादसवां कुरु महाजनपद की राजधानी पूछी और उदयन किस महाजनपद का शासक था, ये था। 11वां वाले के दो स्टेटमेंट पढ़ लो, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आज। अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है अच्छा आचरण और सामाजिक जिम्मेदारियां इस नीति का हिस्सा थी। दूसरा, सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए साम्राज्य में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, दो स्टेटमेंट पढ़ लिए अच्छे से, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ दिया और फिर ऑप्शन दिया, शाही आनंद यात्राओं का स्थान धम्म यात्राओं में ले लिया। कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये लिखा हुआ पहला, अच्छा आचरण और सामाजिक जिम्मेदारियां इस नीति का हिस्सा थी। ठीक है, अशोका की धम्म नीति की बात हो रही है, उसमें से कौन सा सही है? पहला, अच्छा आचरण और सामाजिक जिम्मेदारियां इस नीति का हिस्सा थी। दूसरा, सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अच्छा आचरण, सामाजिक जिम्मेदारियां और दास प्रथा पर प्रतिबंध। और तीसरा बोला है शाही आनंद यात्राओं का स्थान धम्म यात्राओं में ले। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखिए। युग्मों पर विचार करें। कौन सा मौर्य अधिकारी कौन से विभाग से रिलेटेड है? सही सुमेलित कौन सा, ये पूछे। हाँ, ये 12वां। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो पहले। मौर्य काल के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए, और ये कथन है आपके सामने 2। ठीक है, ऑप्शन है 1 2, 1 2 दोनों, या तो कोई नहीं। ऑप्शन पहला 1, दूसरा सिर्फ 2, तीसरा 1 और 2, चौथा कोई भी नहीं। मैं सोच रहा 15 तक तो कर ही लो, ये बंद होने से पहले। हो गया? मुझे लग रहा कभी भी बंद हो सकता है। 13 हो गया ना? 13 यही है जनगणना वाला, है ना? 13 यही है। दोनों सही है, या एक भी सही है, या 2 सही है, या कोई भी नहीं। 14 ये बोला आपसे महाजनपद और उसकी कैपिटल मिलानी है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? महाजनपद और उसकी कैपिटल मिलानी है। ये 14 है, 14। जनगणना वाला 13 है, ये वाला 14।
15 में तो स्टेटमेंट नहीं 3 है टोटल। 15 थोड़ा सा याद करके करना पड़ेगा। मौर्य अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित कराधान की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी, ठीक। पहला स्टेटमेंट, चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित कराधान की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मौर्य एम्पायर के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। पहला ऑप्शन है चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित कराधान की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी। समाहर्ता राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था, ठीक। समाहर्ता राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था और सन्निधिदाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देख लो। करों का संग्रह, अधिकारियों का भुगतान, विनिमय आदि कार्य चांदी के सिक्कों द्वारा सुगम बनाए जाते थे। कौन सा सत्य है? 1 2 2 3 1 3 या तीनों? तीसरा स्टेटमेंट, करों का संग्रह, अधिकारियों का भुगतान, विनिमय आदि कार्य चांदी के सिक्कों द्वारा सुगम बनाए जाते थे, ठीक है। पहला दूसरा स्टेटमेंट फिर से दिखा दूं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित कराधान की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी। दूसरा बोल रहा है समाहर्ता राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। पहला विचार कर लो सही है या गलत है, फिर दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखो। हो गया पहला सही से? यस सर, हो गया। दूसरा वाला सही से देख लो। समाहर्ता राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था और सन्निधिदाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तीसरा, करों का संग्रह, अधिकारियों का भुगतान, विनिमय आदि कार्य चांदी के सिक्कों द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट ये है। केवल 1 और 2 2 3 1 3 या 1 2 3 हो गया 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देख लो पहले ध्यान से। पहला पढ़ लिया अच्छे से। दूसरा देखिए, कलिंग युद्ध के प्रभाव के रूप में अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये लगाना। 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन फिर से बता दे रहा। रुमनदेही शिलालेख में अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभावों का उल्लेख है, ठीक है। रुमनदेही शिलालेख में अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभावों का उल्लेख है। दूसरा, कलिंग युद्ध के प्रभाव के रूप में अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। स्टेटमेंट देख लीजिए, या 1 या 2, 1 2 दोनों, या तो कोई भी नहीं। पढ़ लीजिए। जिनको 17 करना है वो ये वाला पढ़ना शुरू करें। 17 वाला स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर ऑप्शन निकाल। 16 के केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, या कोई भी नहीं। देख लो, केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, या तो कोई नहीं। ये है ऑप्शन, ठीक है। इस पे आगे लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध के प्रभाव के रूप में अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। 16 17 ये है क्वेश्चन। मौर्य काल से रिलेटेड इन कथनों पर विचार करिए।
ऑप्शन देखा है, पढ़ लिया? इसमें से कौन से कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ऑप्शन लिख देते हैं, क्या क्या है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। पढ़ लो फिर से इसको। 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये A B C और D। हो गया? 18 क्वेश्चन ये है, इन राजवंशों पर विचार करना है और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आर्यन, विरध, नंद, शिशुनाथ। ऑप्शन है 1 4 2 3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 3 4। हाँ 18। हो गया? लगा लिया? ये 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने। 1 4 2 3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 3 4। हो गया? क्वेश्चन नंबर 19। 18 हो गया, 19वां है। मेगास्थनीज की टिप्पणियों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। मेगास्थनीज ने जो टिप्पणी की है उसके आधार पर आपको ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 4 1 2 3 4। 1 2 2 3 1 3 4। एक दो दो तीन 1 3 4 1 2 3 4 A B C D। हो गया? तीसवां क्वेश्चन ये है, प्राचीन भारत के दौरान गणों या संघों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही?
गण या संघ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आपके ये ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 गणों और संघों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये ऑप्शन। जिन्होंने नाम ना डाला हो जल्दी नाम डाल लो। ये कर लो जल्दी, पहले कीजिएगा। सर 18वां ऑप्शन 18वें का ऑप्शन हाँ भी सब दिखा रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया सबका ठीक। 18वें के ऑप्शन, 18वां क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है। आर्यन व्रतरथ नंद और शिशुनाथ, ऑप्शन ये है। चलो ठीक है, हो गए। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा। महाजनपद को उनकी कैपिटल या राजधानी के साथ में मिलाना। नाम लिख दिया सबने? नाम लिख के सबमिट कर लो। जिस जिसका हो गया सबमिट कर लो। हो गया महाजनपद कैपिटल। इसके बाद कोई और क्वेश्चन? 5 6 7 8 भी सर एक बार अभी चल पड़ेगा कॉपी। 11 क्वेश्चन ये है। अशोक की धर्मनीति के संदर्भ में इन पर विचार कीजिए। अच्छा आचरण सामाजिक जिम्मेदारियां इस नीति का हिस्सा थी। सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार का मतलब यह था दासप्रथा पर प्रतिबंध लगा देना और शाही आनंद यात्राओं की जगह धर्म यात्राएं शुरू हो गई। ऑप्शन केवल है, केवल 2 3 नहीं थे। हो गया? चलो अब देख लो, पहले 7 8 वाले कौन थे? 7 8 3 4 सब दिख रहे हैं, साथ में देख लो। 7 8 3 4 सामने में सब देख लो। कॉपी नीचे हो गया। 1 2 5 6 ये दिख रहा है। ये पर्ची का मैंने ये मोहित है, रोज पर्चियां फाड़ फाड़ के दे रहे हैं। लेने क्या है? सर पास में और थोड़ी ना हाँ काफी ज्यादा
जमा नहीं करी तुमने? वो कौन बचा किसी ने नहीं? हाँ जी, आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। सही बोलिए। अरे देव की वो पहले का ए, जल्दी जल्दी लगाओ, सामने ही आंसर। ठीक है सर। आंसर लगाओ, फर्स्ट का ए, ठीक है। दूसरे का बी, ठीक है। दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवें का सी, छठे का डी, सातवें का डी, आठ का डी, नौ का ए, 10 का ए, 11 का डी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का बी, 17 का बी, 18 का सी, 19 का सी, 19 का डी है, 19 का डी, 18 का सी है, 19 का डी है, 20 का डी, 20 का डी। हाँ 20 का डी, सर 11 बता दीजिए वो। हाँ 11 11 का आई थिंक ये था। ग्यारह का डी है, डी। टोटल करेक्ट और इनकरेक्ट, टोटल करेक्ट और इनकरेक्ट। टोटल करेक्ट और इनकरेक्ट हो गया सब? भाषा को कौन दे देगा? और 26 ठीक है, बंद कर दीजिए।